जिस देश में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है, उस देश में आज नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण ने क्रिकेट को ओवरशैडो कर दिया। वो भी जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो तो फिर बात ही क्या। लेकिन आज देश दुनिया में खबर जो छाई हुई है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कीर्तिमान अपने आप में स्थापित किया है और तीसरी बार 62 के बाद, ये आजादी के बाद दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री के तौर पर किसी चेहरे ने तीसरी बार लगातार शपथ ग्रहण किया हो। और ये शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 45 मंत्री लगभग शपथ ले चुके हैं। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और इसके अलावा फिलहाल राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कुल मिलाकर के 70 से ज्यादा जो जानकारी है उसके मुताबिक 70 से ज्यादा मिनिस्टर्स आज शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 24 राज्यों से ये पूरी टीम जो है वो गठित की गई है। सहयोगियों को भी यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन अब ये जो लिस्ट आज निकलकर सामने आई, इसकी पूरी रीडिंग होगी। जिस तरीके से एक एक करके बड़े चेहरे सामने आए, पहले नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर और तब आते हैं टीडीपी, जी हां, तब आते हैं जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी। देखिए यहां पर कि बहुत पीछे नंबर टीडीपी का दिखता है। तमाम बड़े चेहरे पहले बीजेपी के, तो क्या वो जो कोशिशें हो रही थी कि बड़े मंत्रालय अपने अधीन ले लिए जा सके, ये जो बैठकों का दौर चला उसमें क्या ज्यादातर अपनी बात मनवाने में बीजेपी कामयाब रही बड़े भाई की भूमिका में। और ये गठबंधन सरकार जो है इस बोझ के तले जब चलेगी तो फिर कितनी मजबूत, कितनी टिकाऊ होगी। हमारे साथ इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए जब मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, ट्रेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे परिचय करवा देती हूं और फिर इस पूरी लिस्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से राकेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक झा जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, स्क्रीन पर सभी को दिखाइए, ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी अजित गुट से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, फराज किदवई स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब शुरुआत हो रही है, आपको राकेश जी, आपको मुबारकबाद देते हुए शुरुआत करना चाहूंगी अब, क्योंकि वो बयान भी आज खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लिख के ले लीजिए, राहुल गांधी ने कहा था नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार, नरेंद्र मोदी, खूब लोग उसे शेयर कर रहे हैं। और मेरे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार राजन जी भी इस वक्त मौजूद हैं। तो आज बड़ा दिन और आज इस ऐतिहासिक दिन को, क्योंकि नेहरू के बाद दूसरी बार ऐसा कोई कारनामा कर पाया, आप आज इस दिन को और जब प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को तिबारा स्थापित कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया। आशा जी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं के लिए भी उमंग का, उल्लास का दिन प्रसन्न है। पर मोदी सरकार और निश्चित तौर पर तो बाद इस देश के रिकॉर्ड से काम किया है कि 30 बार लगातार पद की शपथ ले रहा है। तो याद है कि हमने वो सीखा है जिसमें लगातार एंटी फैक्टर हुआ करता था। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है राकेश जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ आपके पास आने के लिए। हम एक बार फिर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, शायद दुरुस्त हो जाए तो फिर आप अपनी बात पूरी रख पाएंगे, क्योंकि ऐसे बात पूरी सुनाई नहीं दे पा रही है। राजन जी, मेरे दूसरे मेहमान तब तक ईपी लगा रहे हैं। राजन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अब, तो ये जो लिस्ट है सर, मैं पहले चाहती हूं जरा आप इस पर विश्लेषण कीजिए। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जैसा मैंने गिनवाया 10वें नंबर पर जाकर के एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के आते हैं और टीडीपी का नंबर तो और पीछे देखने को मिलता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को, जिस तरीके से 1 2 3 4 क्रमांक जो सेट किए गए हैं, इसमें क्या नजर आता है आपको? देखिए, अगर गौर किया जाए तो प्राथमिक तौर पे जो 5 मंत्रालय होते हैं वो वही पार्टी रखती है जो लीड कर रही होती है उस गठबंधन को। तो उसके हिसाब से तो वो लिस्टिंग बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। दूसरा, अगर पीछे दौर पर अगर जाया जाए तो जॉर्ज फर्नांडीज को एक बार पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, तो उस आधार पर इस तरीके से संख्या बांटी गई है, उस आधार पर इस तरीके से नंबरिंग की गई है। पहले भाजपा के तमाम कैबिनेट मंत्री जिनको शपथ लेनी थी उनको दिया गया और उसके बाद सहयोगी दलों को और बाद में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इस तरीके से दिया गया है। मुझे लगता है
ये आपस में सब कुछ सारी चीजें पहले से तय हो चुकी है। जैसे कि बात आई कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, इनको लेके इन्होंने मंत्रिमंडल कहा कि हम राज्य मंत्री का दर्जा नहीं लेंगे क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री रह चुके। ये भी सारी बातें आपस तौर पर एक बार सेट हो चुकी थी। और इसमें एक बात और भी नजर आती है कि जिस तरीके से तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप एनसीपी पर तमाम सारे लगे हुए हैं, इसको फिलहाल इस शपथ ग्रहण में कवर अप रखने के लिए, इसको थोड़ा सा साइड लाइन करने के लिए ये एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, ताकि बहुत ज्यादा हेडलाइंस में अंडरलाइन ना हो ये चीज। नहीं, इसको देखते हुए ऐसा किया गया। बाकी जो क्रम आप जो कह रहे हैं उसे कैसे माने, एक बयान सामने आया है, उसमें अजित पवार कहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर से कम कुछ मंजूर नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम शामिल होंगे। ये उनका बयान है हाल का। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण है, जिस तरीके से माफ कीजिएगा, जिस तरीके से मंत्री शपथ ले रहे हैं, उस दौरान किसी तरीके का कोई विवाद इस एनडीए के भीतर हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर एनसीपी ने क्यों नहीं लिया। मैं उसी की बात कर रहा था कि अजीत पवार ने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमको स्टेट मिनिस्टर मिल रहा था लेकिन हमें कैबिनेट से कम मंजूर नहीं था। हाँ। तो मुझे लगता है ये जो मेरी अंदर खाने की बात है, मेरे अंदर खाने की खबर है, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ कहती है, वो ये कहती है कि एनसीपी पर जिस तरीके के तमाम सारे आरोप हैं, उनको फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह में ना शामिल करके, किनारे करके अपनी एक फेस सेविंग की गई है और आगे ये चल के मसला हल हो जाएगा। वरना आज इस शपथ ग्रहण में एनसीपी होती ही नहीं, अजीत पवार वाली। ठीक है, आप सोच रहे हैं इसके पीछे पूरी एक तैयारी है। ठीक है, अब राकेश जी, अब शायद मुझे आपकी आवाज प्रॉपर आ पाए। अब इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी बहुत खुशी होगी और जाहिर तौर पर होना भी चाहिए क्योंकि तीसरी बार ये कीर्तिमान ही अपने आप में। लेकिन उसके साथ ये गठबंधन धर्म सिर्फ निभाना भर नहीं है, गठबंधन की सरकार चलाना है, इसके बिना जो मुमकिन ही नहीं। तो कितना मुश्किल। ये गठबंधन चलाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा अभ्यास है। अपने 24 दलों की गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी चलाई है। और याद करिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 282 सीट लेकर के आई थी, 272 से ज्यादा थी। अकेले दम पर सरकार बना सकते थे, फिर भी 5 मंत्री अपने गठबंधन के सहयोगियों के बनाने का काम किया था। एनडीए को हम साथ लेकर के चले थे। 2019 में हम 303 सीट लेकर के आए थे, तब भी हम एनडीए के अपने घटक दलों को अपने साथ लेकर के चले थे। भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार अपने घटक दलों के साथ हमेशा उदारता का रहा है, सबको साथ लेकर चलने का रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा जब देते हैं तो गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर के चलना, वो गठबंधन सहयोगी जो चुनाव पूर्व गठबंधन के हैं, ये कोई जोड़ घटा करके किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर नहीं आए हुए हैं, बल्कि वैचारिक साम्यता के आधार पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये बात सेंट्रल हॉल की एनडीए की मीटिंग सर, ये आप कब कह रहे हैं, जो अब आपके ये जो 2 बैसाखियां, जिसका बैसाखी बार बार इसी शब्द का इस्तेमाल होता है ना, ये आप तब कह रहे हैं जब आपके साथ थे और आप ही से टूटे, भले फिर चुनाव के पहले आपके पास आ गए, चाहे वो जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, ये आप तब कह रहे हैं। देखिए आशा जी, हर परिवार में कहीं न कहीं कभी न कभी पिता पुत्र में नाराजगी हो जाती है, पति पत्नी में नाराजगी हो जाती है। परिवार के भीतर जो बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं, बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं, उनमें भी कई बार खटास हो जाती है, लेकिन परिवार फिर भी अलग नहीं हुआ करता है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के टूटेगा तो नहीं चलेगा ना। जी आशा जी, आपने यहाँ टूटेगा तो नहीं चलेगा, यहाँ तो पूरी सरकार ही गिर जाएगी औंधे मुंह। टूटेगा। आप नीतीश कुमार जी के सेंट्रल हॉल में दिए गए भाषण को अगर ध्यान से सुने तो वो केवल इतना ही नहीं कह रहे कि 5 वर्ष तक सरकार चलेगी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि इस बार तो कुछ सीटें जीत करके आ गए हैं, लेकिन 2029 में तो कोई सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, सच बताइए, नीतीश कुमार की बातों पर आपको भी भरोसा है? आलाकमान छोड़ दीजिए, आपको भी है पूरा भरोसा? पूरा भरोसा है, पूरी भरोसा है, आश्वस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का अनुभव है राजनीति का, सबको साथ लेकर के चलने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एनडीए की यह सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे 5 वर्ष पूरे करेंगे और 10 वर्षों में जो काम हमने किए हैं उन काम को और त्वरित गति से, तीव्र गति से लेकर के चलेंगे। देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, जो अपना संकल्प पत्र दिया है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है फराज साहब, आप भी आपको शामिल करते हुए ये इतना भरोसा जो दिखा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक तो ये जो लिस्ट सामने आई, चेहरे सामने आए हैं, यूपी को जितना प्रतिनिधित्व मिला है, उन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं?
आशा जी, अगर 2014 से आप एनालाइज करिएगा तो 2014 में जितने मंत्री थे, फिर 2019 में बने और अब 2024 में जो बन रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी की साख गिरती जा रही है, मंत्रिमंडल बड़ा होता जा रहा है। देखिए, ये सरकार जिन लोगों के ऊपर चल रही है वो है रामविलास पासवान जी के चश्मो चराग, दूसरे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और तीसरे हैं आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी। देखिए आशा जी, हफीज जालंधरी का एक बड़ा अच्छा शेर है, क्योंकि जनता कह रही है इन तीनों नेताओं से कि खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं दिल अंदर अंदर रोता है, और मल्लाहों को इल्जाम न दो, तुम साहिल वालों क्या जानो, ये तूफा कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। आशा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। अभी बात कर रहे थे हमारे राकेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है उनके जो अलाय पार्टनर है उनके साथ। अरे साहब, जनता दल यूनाइटेड की 2010 में 115 सीटें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान जी को इस्तेमाल करके जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं वो पिछली बार बिहार के इलेक्शन में 43 पर ले आए। रामविलास पासवान जी इनके इतने पुराने अलाई थे, उनको श्रद्धांजलि इन्होंने आशा जी दी, ना कि सिर्फ उनकी पार्टी तोड़ी बल्कि उनके परिवार को भी तोड़ा। इन्होंने अपने सबसे पुराने अलाय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को इन्होंने तोड़ा, इन्होंने एनसीपी को तोड़ा। तो इनका इतिहास ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट करती हैं, जो इनके साथ में आती हैं, ये उसको तोड़ते हैं। 2024 का जो आशा जी इलेक्शन है, देखिए लोकतंत्र में जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन एक अंतर है ना फराज साहब, एक अंतर यह है कि पहले मजबूत थे, अब तो खुद अपनी सरकार बचानी है। एग्जैक्टली, तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए लोकतंत्र में जीत और हार तो आशा जी लगी रहती है, लेकिन ये जो इलेक्शन गया है ये लोकतंत्र की जीत और हार की लड़ाई का था। अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें जो चंद्रबाबू नायडू जी के सुपुत्र हैं वो बोलते हैं कि टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा अंडर ओबीसी लिस्ट। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक के मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा, और साहब ये बोलते हैं समान विचारधारा। अरे आजादी के बाद से ये सरकार पहली ऐसी सरकार है कि जिसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, ये कोलेशन है कॉन्ट्रडिक्शंस का आशा जी। और मोदी साहब को आदत है मेजॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टरशिप करने की, और ये जो सरकार है ये विदाउट मेजॉरिटी है। और ये जो गठबंधन है आशा जी, इस गठबंधन में देयर इज नो आइडियोलॉजिकल ग्लू जो कि इनके सारे अलाय पार्टनर को जोड़ करके रखे। इसीलिए आशा जी हम लोग बार बार कहते हैं कि 10 साल के अन्याय काल के बाद जनता ये नहीं चाहती थी कि इनको बहुमत मिले, तो ये इनकी पॉलिटिकल डिफीट भी है और ये इनकी मॉरल डिफीट भी है। अब देखिए, चाहे वो आशा जी ठीक है, किशोर जी से भी इस पर एक टिप्पणी ले लूं, मैं तमाम मेहमानों से एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद किशोर जी पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। जी किशोर जी, और एक तो आप भी कहते थे नहीं आएगी ये सरकार, लेकिन देखिए आज तो शपथ ग्रहण भी हो गया, तीसरी बार बन गई, इतिहास बना दिया प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने। नहीं देखिए आशा जी, पहले तो मैं क्लियर करता हूं, ये मोदी 3 नहीं है सरकार, ये एनडीए 1 है, ये बात समझ लो। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र के प्रति अब इन्होंने एनसीपी को नाराज किया, और कल तक एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री आएगा, तो उनको एक राज्य मंत्री दिया। और बात ऐसी है कि मैं मोदी जी से अपेक्षा करूंगा, और बीजेपी के सांसदीय दल का अब बैठक हो जाएगी और मोदी जी उनके पास जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में उपेक्षा की गई है, मैं आज ही लिख के देता हूं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इसका बदला लेंगे अभी। लेकिन हमको तो इस सरकार को तीसरी बार आई है कि उनके हमें 234 सांसद मिले, उनको 303 सांसदों का समर्थन है। ये अपने बोझ से ना गिर जाए, बस इतनी इच्छा है, और मैं शुभकामना देता। मैं किसी तरीका आलोचना नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा। नहीं तो अपने लिए संभावनाएं महाराष्ट्र में देख रहे हैं क्या? ये जो शुरुआत हुई है इसी में कुछ पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है? आशा जी, मैं एक बात कर लेता हूं, मोदी जी को मैं शुभकामनाएं देते हुए ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के
किसान बड़ी तकलीफ में है। कपास उगाने वाले किसान, सोयाबीन उगाने वाले किसान, कांदा उगाने वाले किसान और शुगर केन उगाने वाले किसान, इन पर वो ख्याल दे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, बंबई के जो हेडक्वार्टर शिफ्ट की है और बंबई और महाराष्ट्र में रोजगार जो चुरा लिया है, उस पर भी बात होना चाहिए। संदीप सोनवलकर तो महाराष्ट्र की, ठीक है, अभी तो बहुत लंबा वक्त है, अभी बहुत लंबा वक्त है और एक पूरा चेहरा सामने आ चुका है। न सिर्फ ये मुद्दे, बल्कि ये तो 2047 तक विकसित राष्ट्र, उस रोड मैप पर चलने वाली सरकार का गठन, ऐसा ही कहते हैं नरेंद्र मोदी। तो अब तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सोनवलकर जी, आपकी भी टिप्पणी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी सरकार को? और झटका, क्योंकि ये झटका है, 240 सीटों पर आके सिमटी, 293 मिला, लेकिन ये झटका है और इस झटके के बाद आदमी संभल जाता है। इस रूप में जो पॉजिटिव देख रहे हैं एंगल, वो इस रूप में पेश कर रहे हैं। इस पूरी, चाहे आप हार कह लीजिए या फिर पूरा जनादेश न मिला हो बीजेपी को, इस तरीके से पेश कीजिए। आप कैसे देख रहे हैं? ये संभली हुई सरकार नजर आएगी या फिर बिखराव होगा? देखिए, बहुमत होता तो निश्चित तौर पर इस मंत्रिमंडल का चेहरा बिल्कुल अलग होता। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मंत्रियों को लगभग रिपीट करके संदेश दिया है कि पुराने चेहरे कायम है, सरकार पुरानी तरह से चल रही है, बहुत कुछ नहीं बदला है, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश हुई। यदि बहुमत से ज़्यादा होते तो निश्चित तौर पर पूरा मंत्रिमंडल बदला हुआ नजर नहीं आता, बहुत कोई प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा खेला महाराष्ट्र में हुआ और इसका असर महाराष्ट्र में दिखेगा। 3 महीने बाद चुनाव है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को अब ये बताना पड़ेगा कि उनको क्यों नहीं मिला कैबिनेट मिनिस्टर, जबकि जेडीएस को मिल गया तो उनको क्यों नहीं मिला। जेडीएस के तो 2 सांसद है, जीतन राम मांझी अकेले सांसद चुन के आए, लेकिन शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उसको एक भी कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला। इसी तरह एनसीपी के साथ जो झगड़ा चल रहा है कैबिनेट मिनिस्टर का, उसके अलावा एक बात और फिर से दोहराना चाहूँगा कि करप्शन के दाग या जो करप्शन का आरोप महाराष्ट्र पे लगा था, उसको धोने की कोशिश की गई है। न केवल एनसीपी के मंत्रियों को काटा गया है, नारायण राणे को भी काटा गया है, साथ ही अशोक चौहान को भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप रहे हैं। तो आरोप मुक्त होने की कोशिश, संभालने की कोशिश, साथ ही पूरा पुराना मंत्रिमंडल देकर इतना जरूर बताया कि सब कुछ यथावत है, बहुमत नहीं है, इसका ये असर इस पर साफ दिख रहा है। राजन जी, ये आने वाले समय में महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों में चुनाव भी है, दिल्ली में चुनाव है, इसका सीधा असर पड़ेगा क्या? और ये जो शुरुआती, ये हम तो, क्योंकि पहले तो रुझानों की बात करते थे, अब तो सरकार बन गई, तो शुरुआती ये जो उठा पटक कह लीजिए या फिर द्वंद्व कह लीजिए, भले वो भीतर खाने हो, इसका असर लॉन्ग टर्म में जाके बड़े रूप में सामने आ सकता है क्या? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात की जाए तो वे इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे और वो फिर एक बार मोदी सरकार में है। ये कभी डिस्टेबलाइज नहीं करते हैं किसी भी सरकार को, या ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का है। बात करें एकनाथ शिंदे की या महाराष्ट्र में अजीत पवार की, तो ये खुद अपनी पार्टी को ही डिस्टैब्लिश करके आज कुछ ना कुछ बने हुए हैं। इसको देखते हुए साफ तौर पर लगता है जो आने वाला चुनाव, जो चुनावी चौखट पर बिहार या महाराष्ट्र खड़ा हुआ है, वहां देखकर एक साफ बात नजर आती है कि अंदर ही अंदर इनमें कुछ ना कुछ झंझट है। बीजेपी से दोनों को सपोर्ट महाराष्ट्र में और बिहार दोनों में चाहिए। मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी बीजेपी के साथ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग होगी प्रदेश और केंद्र को लेकर, और यह मुद्दा संभवतः कुछ महीने बाद आपस में सेटल किया जाएगा कि आज उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी। लेकिन यह पक्की बात है कि जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो सिर्फ ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है, कंडक्टर जब सीटी मारेगा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, कंडक्टर दोबारा सीटी मारेगा तो गाड़ी फिर चलानी पड़ेगी। ये एक स्थिति गठबंधन सरकार की है। लेकिन इसे आप सक्सेस मान रहे हैं कि एक मंत्री, 2 राज्य मंत्री, इन पर ही सहमत कर लिया गया, दोनों को, जेडीयू को, टीडीपी को भी, दोनों को इस पर सहमत कर लिया गया। यह भी एक सफलता है, शुरुआती सफलता नरेंद्र मोदी सरकार की। आवाज चली गई राजन जी, आवाज चली।
राजन जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं राकेश जी, चलिए ये बड़ी खबर बता दें, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े चेहरे इसमें सामने आए, बहुत ज्यादा फेरबदल होता हुआ पिछले कैबिनेट से इस बार देखने को नहीं मिला है, वही चेहरे रिपीट भी किए गए हैं। और इसका एक संदेश ये भी हो सकता है कि संतुष्ट और जिस दिशा में प्रधानमंत्री अपने एजेंडे को लेकर चलना चाहते थे उस दिशा में ही वो सरकार काम कर रही थी और उसकी प्रामाणिकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि वही चेहरे रिपीट किए गए हैं। ज्यादातर जो टॉप लिस्ट अगर आप देखेंगे नए चेहरों को जो शामिल किया गया है, इसके अलावा टॉप लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा हालांकि शामिल किए गए, निर्मला सीतारमण है, जयशंकर, ये टॉप लिस्ट में जो नाम है ये यही बताते हैं। राकेश जी, लेकिन बड़े मसले आपके सामने होंगे अब इस बार, कड़े और बड़े फैसलों के लिए अगर आपकी सरकार पिछली बार जानी गई तो इस बार एनआरसी का मुद्दा हो गया, इस बार यूसीसी का मुद्दा हो गया, आपने तो इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। इस बार मुस्लिम आरक्षण, प्रधानमंत्री खूब गरजे इस मसले पर, कैसे डील करेंगे? 10 वर्षों तक नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस नाते अपनी पहचान बनाई है उसी पहचान के साथ आगे बढ़ने वाली है और उसी पहचान को सारे हमारे अलायंस पार्टनर ने स्वीकार किया है। नीतीश कुमार जी की अगर आप सेंट्रल हॉल के भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने कहा था ना, जो भी फैसला हो आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए आज जो लोग इस पर तमाम सारे शक सुबह कर रहे हैं ना कि किसको कैबिनेट मिला, किसको राज्य मंत्री मिला, इसके आधार पर समीकरण होंगे, इसके आधार पर नाराजगी होगी। आप प्रफुल्ल पटेल जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा कोई मतभेद नहीं है। आज किसी अलायंस पार्टनर की ओर से कहीं किसी प्रकार की नाराजगी भरा कोई बयान नहीं है। नहीं है। एक मिनट राकेश जी, यहाँ पर आपको ठीक कर दूं, प्रफुल्ल पटेल उनकी नाराजगी सामने आई, इसको आप ढक रहे हैं, ठीक है, शुरू में जो ब्याह होता है वो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन वो ढक रहे हैं आप जानते हैं नाराजगी भीतर खाने। अजित पवार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें राज्य मंत्री नहीं चाहिए था, हमें तो कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए थी, नहीं दिया गया, हम थोड़ी देर में शामिल होंगे। आप एक भी बयान दिखा दीजिए जिस बयान में कहीं पर किसी भी अलायंस पार्टनर ने इस सरकार के साथ नाराजगी अपनी व्यक्त की है। अपेक्षा व्यक्त करना यह स्वाभाविक विषय है, राजनीति अपेक्षाओं के साथ ही होती है। कोई राजनीति में यहां माला जपने के लिए नहीं आया है, अपेक्षाएं होती है कुछ ना कुछ प्राप्त करने की। लेकिन यह भी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर्स को कम सीटों होने के बावजूद अपने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप याद करिए उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सीटें हमसे कम थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश जी की सीटें कम थी, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे जी की सीटें कम थी, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने देने के मामले में उदारता रखी है। कभी भी हम कोई संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति नहीं करते हैं और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ टिकते हैं। हम चुनौती देकर के कह रहे हैं, ये जो इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक बनाया था ना इन्होंने, इंडी गठबंधन, इस इंडी गठबंधन के खंड खंड तो चुनाव के भीतर ही टूटते हुए देखे। क्या ममता बनर्जी इस इंडी अलायंस से अलग होकर के नहीं खड़ी हो गई? अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उस समय, उनको हर चुनाव हरा दिया। टीएमसी के कैंडिडेट ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव के दरमियान ही टूट गया। दिल्ली इसमें गठबंधन अब नहीं होगा। आज तो लाइमलाइट आप पे है राकेश जी, अपने पर ही लाइमलाइट रखिए, क्यों क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं खुद ही ममता बनर्जी को, इंडी गठबंधन को? आज तो कम से कम खुश होइए, अपनी बात करिए, आपकी सरकार बनी है और जो आप कह रहे हैं ना कि ये देने वाली सरकार है, क्यों सूखा रह गया? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी अजित गुट से हमारे साथ जुड़ गए, क्यों सूखा रह गई झोली अजित पवार की? स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने इस बात का फैसला लिया था कि हम कैबिनेट में अपने एक मंत्री को कैबिनेट का दर्जा दिलवाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर एक फार्मूला बनाया कि 4 सांसदों के ऊपर एक कैबिनेट मंत्री रखा जाएगा। अभी हमारे पास उतनी संख्या नहीं है, पर 3 महीने बाद हम लोगों के पास राज्यसभा में, चूंकि हमारे सांसद चुन के आना है, तो हमारे पास जब 4 लोगों की संख्या हो जाएगी उस समय हम अपने कैबिनेट मंत्री को वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस बात की चर्चा हुई है और किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। मैं बल्कि एक बात दूसरी कहना चाहता हूं, ये जो पराजित और हताश INDI है, उनके देखने का नजरिया और उनके सोचने का नजरिया पूरी तौर से हताशा से भरा हुआ है। वहीं NDA का जो गठबंधन है ये पूरी तौर से उत्साहित है। उत्साहित इसलिए है कि इतना बड़ा गठबंधन इतनी बड़ी सांसदों की संख्या के साथ देश के सामने है और निश्चित रूप से तो सरकार चलाने में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की खुद की अपनी जो सांसद हैं, कल किसने देखा है
कल किसने देखा है परिस्थितियां? आप जानते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज आपको मिला नहीं, आप कल के भरोसे बैठे हैं। जितनी संभावनाओं का खेल है उतनी संख्या का भी खेल है। आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के 262 सांसद है और ये जो हमारा गठबंधन है वो 292 सांसदों का जुड़ा हुआ गठबंधन है। इतने बड़े गठबंधन, और ये गठबंधन चुनाव होने के बाद नहीं बना है, ये चुनाव होने के पहले हम लोगों ने गठबंधन बनाया था और हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो इसमें दूर दूर तक किसी भी प्रकार की तो जवाबदेही तो उन वोटर्स के प्रति भी आपकी होगी, उन समर्थकों के प्रति भी होगी जो आपसे आप पूछेगी ना सवाल। महायुति, महाविकास आघाड़ी तो यही सवाल उठा रही है ना, उन समर्थकों के प्रति कम से कम आपकी जवाबदेही तो होगी कि कहां गया कोई मिनिस्टर नहीं। आप कहेंगे कि 4 महीने रुकिए, हो जाएगा। तो गठबंधन का तात्पर्य क्या है? जिसपे हम अगर एक दूसरे के साथ चर्चा करके कोई एक बेहतर रास्ता ना चुन सके, यही तो गठबंधन है। हम लोगों ने बैठ के आपस में बात की है और सबसे बड़ी बात है हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? वो हताश और निराश लोग जो चाहते थे कि भारत की सत्ता में उनको अवसर मिले। देश की जनता ने उनको नकार दिया है, तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हमारे घर का जो मामला है, हमारे गठबंधन का मामला है, हम सब लोग बैठ के फैसला ले रहे हैं। ठीक है, आप खुश है तो सब बढ़िया। आज तो खुश होना भी चाहिए, आप भी सरकार में शामिल है, आप खुश है तो फिर सब बढ़िया। अभिषेक झा मेरे साथ जेडीयू से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अभिषेक जी, अच्छा एक चीज जो मुझे लिस्ट में नजर आई, ललन सिंह जी जीतन राम मांझी के बाद आए, ये जरा बताइए। और एक कैबिनेट मिनिस्ट्री, 2 राज्य मंत्री, खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि एनडीए की एक सशक्त सरकार बनी है इस देश में और हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। कोई डिमांड नहीं थी कि इतने मंत्री बनने चाहिए, ये पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, और कौन आगे कौन पीछे क्या फर्क पड़ता है इससे। मसला ये है कि स्टेज पर आपको जो तस्वीर दिखी वो बेहद सुखद थी, खूबसूरत सी तस्वीर थी जहां सब लोग साथ थे। ऐसा प्रीपोल अलायंस रिपीट कीजिए एक सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव साथ लड़ते हैं। ये बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मिनिस्ट्री मिल रही है? क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्यों फर्क पड़ेगा? आपको अपनी बात सरकार में मनवाने के लिए वजनदार तो होना पड़ेगा। आप तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, हवाई बात। हम हैं वजनदार? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले भी केंद्र में सरकार थी और हमारी पार्टी की तरफ से मंत्री परिषद में लोग शामिल नहीं थे, तो ऐसा थोड़ी था कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। आपको विशेष राज्य का दर्जा जब भी हम साथ में रहे हैं, आप अपनी बात हमारे पास देखिए विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ी मांग है। टेक्निकल नो हाउ के विषय में केंद्र की सरकार कहती है, लेकिन हमने कहा है कि इसमें भी बदलाव संभव है और बिहार का अगर हक है तो मिलना चाहिए। अब हमारी 10 मांगे हैं, उसमें 8 पूरी हो जाए, 2 प्रमुख मांगे पूरी ना हो पाए, इसका यह मतलब थोड़ी है कि बिहार की लोगों की ताकत से जो हमें हमारे सांसद चुनकर जाते हैं वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है और राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता और कोई ब्लैकमेल वाली पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई ब्लेम गेम नहीं होता। हम इस पद्धति में विश्वास नहीं रखते। हमारी पार्टी विद अ डिफरेंस है और हमने शुरू से कहा है कि हमारा एक लक्ष्य था इस लोकसभा के चुनाव में कि एनडीए की एक सशक्त और मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में आए। देश के मतदाता मालिकों ने हमें आशीर्वाद दिया, हम उनके आभारी हैं। एक खूबसूरत सी तस्वीर आज जरा बताइए अभिषेक जी, क्या ये इस भरोसे इसलिए इतने आश्वस्त हैं क्या आप, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक बैसाखी खींच ली तो लंगड़ाएगी ये सरकार, इसलिए क्या ये इतनी संतुष्टि के मोड में हैं आप? आशा जी, हो सकता है आपको बैसाखी दिखती हो सकता है हमारे विपक्ष के साथियों को बैसाखी दिखती हो, लेकिन हमें एक मजबूत पाया दिखता है, हम उसे बैसाखी नहीं मानते हैं। एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत पिलर के रूप में हमारी पार्टी बिहार के लोगों का आशीर्वाद केंद्र की सरकार के साथ है, उस उम्मीद के साथ कि बिहार के हक और हुकूक की बात हमेशा होगी, बिहार की सुनी जाएगी, बिहार की प्रोग्रेस के लिए काम होगा और देश भी विकसित होगा। इस आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम इसे बैसाखी कतई नहीं मानते हैं, एक मजबूत पिलर के रूप में देखते। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, क्या वाकई नीतीश कुमार को ठेके शपथ ग्रहण से पहले और सरकार बनने के बाद, ये 4 जून रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन की तरफ से? आज जरा न्यूज 24 पर भी खुलासा कर दीजिए। कहा गया है सबूत भी है, क्या सबूत है? देखिए, केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताया है, मेरी उनसे कोई इस संदर्भ में बातचीत नहीं हुई है।
और नहीं ये जानकारी मुझ तक पहुंची है कि ऑफर मिला है नहीं मिला। वैसे भी ये जो चीजें हैं वो हाई लेवल होती हैं। एक बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस खबर पर ध्यान देने से पहले ये समझिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला, महत्वपूर्ण ये है कि अगर ऑफर मिला भी तो नीतीश जी ने, हमारी पार्टी ने उसको ठुकरा दिया। हम इस बुद्धि के साथ एनडीए में थे, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसीलिए इन बातों का आप कोई मतलब नहीं बनता। आगे कोशिशें हम वक्त देखकर फैसला करेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था। फराज किदवई साहब जब सभी गुट साथ आए थे, इंडिया गठबंधन की एक बैठक की थी, उन्होंने कहा था वक्त आने पर फैसला करेंगे। तो क्या उस वक्त के इंतजार में इस पूरे टर्म में आप बने रहने वाले हैं इन स्थितियों में? फराज किदवई, आपसे मेरा सवाल है ये। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? I can hear you. Yes, आप बोलिए बोलिए। जी मैं आशा जी मैं ये बोल रहा हूं कि जनता ने हमको मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का। विपक्ष में बैठ करके हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की लड़ाई का जो जिम्मा उठाया है, उस पीडीए की लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, ब्रजमोहन जी बैठे हुए, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ब्रजमोहन जी ने कहा कि अभी ये इनके अंदरूनी और इनके परिवार का हिस्सा है। अरे साहब, भारतीय ब्रजमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का ये इतिहास रहा है कि परिवार तोड़ने में ये माहिर है। आप ही के यहाँ आपका असली परिवार शरद पवार जी का परिवार है, और नंदन और भावज को भी इन्होंने आमने सामने लड़ा दिया। तो ये लोग माहिर है परिवारों को लड़ाने में और तोड़ने में। और रही बात हताशा की और मैंडेट की, आशा जी मैं एक बात यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हुई हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो 303 सीटें लड़ी थी, उसमें से इस बार 299 सीटें फिर से ही लड़ी, उसमें से 92 सीटें ये हार गए। हिंदी हार्टलैंड में इनका वोट शेयर 2.3% से कम हुआ है और हमारा 11.2% से बढ़ा है। ग्रामीण भारत में इनका वोट शेयर 2.2% से कम हुआ है, हमारा 9% से वोट शेयर बढ़ा है। और शहरी भारत में भी पहली बार इनका वोट शेयर गिरा है और हमारा 7.6% से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए तो एनडीए का वोट शेयर लगभग 10% के आसपास से गिरा है और हमारा वोट शेयर पता है कितना बढ़ा है आशा जी? 18.8% से। तो ये मैंडेट जनता ने जो दिया है, ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट, ये सबके सामने है। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, एक 20 सेकंड दे दीजिएगा बस आशा जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि टीडीपी ने कुछ स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो में कि जो मुस्लिम व्यक्ति हज के लिए जाएगा उसको 1 लाख रुपए देंगे। एक दुल्हन स्कीम है जिसके अंतर्गत मुस्लिम जोड़ों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की। तो क्या आंध्र प्रदेश में और बिहार में ये भी तुष्टीकरण करेंगे और पूरे देश में ध्रुवीकरण जारी रहेगा, या पूरे देश में वैसा ही नफरत का माहौल ये लोग पैदा करते रहेंगे जैसे अब तक के पैदा करते रहे? राकेश जी, आपसे भी सवाल है और ब्रजमोहन जी आपसे भी सवाल है। दूसरे प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले राकेश जी, जो आप पर सवाल उठाया गया उसका जवाब दीजिए। घर तोड़ने का आरोप आप लोगों पर, जितने सवाल आज फराज किदवई साहब हम पूछ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब ब्रजमोहन जी ने और अभिषेक झा जी ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम कहीं से कोई चिंगारी ढूंढ लाएं और कैसे आग लगा दें, लेकिन कहीं कोई चिंगारी मिलने वाली नहीं है। फराज किदवई बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ देती है। अरे अंतरात्मा में झांक करके बताइए कि शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी क्यों बना दी थी? परिवार के भीतर द्वंद्व, बल्ले युद्ध क्यों हो रहा था? क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी टूट गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी थी? क्या? अपनी नीतियों को विचार करिए। और आज जिस मुगालते में आप फिर आ गए हैं ना कि आपने बड़ी जीत हासिल कर ली है, अरे सच ये है कि मुलायम सिंह यादव जी का सपना था कि क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाए, लेकिन अखिलेश यादव जी सारे प्रयास करने के बाद भी उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी को ले नहीं जा पाए। आप छोड़ दीजिए, आप ये फराज किदवई साहब का सवाल है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये प्रश्न तो हर एक भारतीय के जहन में है ना। हमने पूरे जितने भी इलेक्शन कैंपेन हुए, प्रधानमंत्री के मंचों पर भाषण देखे, वो देखे 4% जो मुस्लिम आबादी को आरक्षण की बात टीडीपी कर रही है आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने बीच चुनाव लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तुरंत प्रधानमंत्री हमलावर हुए थे, जिसके बाद लालू यादव को भी अपना बयान बदलना पड़ा, सामाजिक बातें वो करने लग गए। तो ये तो बड़ा मसला है ना। बिहार में भी आप जानते हैं ओबीसी कोटे में ही मुस्लिमों का आरक्षण लंबे अरसे से चलता आ रहा है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, मंडल कमीशन में जो पहले से ही शेड्यूल्ड किया गया है, मंडल कमीशन के आधार पर जिन जातियों को, मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया गया, उनको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन पिछड़ों का आरक्षण जानबूझ करके छीन करके और उसमें को मेरे मुस्लिम जातियों को भर देना, जैसा पश्चिम बंगाल में करने का प्रयास किया गया है, इस प्रयास को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश के पिछड़ी जातियों के हक हुकूक पर डाका डालने की अनुमति हम किसी को नहीं देंगे। हम इस बात को लेकर के स्पष्ट हैं। और चुनाव के कुछ दिखा रहे हैं, आपको पेपर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या है फराज जी? हुई खारिज होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ फराज जी, अफवाह संविधान खत्म कर देंगे, ये अफवाह फैला रहे थे कि अब चुनाव नहीं होंगे, ये अफवाह फैला रहे थे ना कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सारी अफवाहें धूल-दूसरित हो गई। देश की जनता ने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया, देश की जनता ने इनकी बात को खारिज किया, इसीलिए 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विंडो पे है, जरा बताइए, इसलिए पूरा हम प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे, क्या दिखा रहे राकेश जी को? ऐसा जी, इसमें नारा लोकेश जी का एक स्टेटमेंट है कि टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा इन आंध्र प्रदेश, और फिर लिखा हुआ है नायडू सन। अब इसका जवाब इनसे ले लिए कि ये तुष्टीकरण है कि ध्रुवीकरण है। राकेश जी ये बताएंगे जरा सा जल्दी से। उसमें कोई संशय नहीं है, भारत का संविधान इस सवाल का जवाब देता है। भारत का संविधान इस बात की अनुमति करता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर टीडीपी बोल रही है कि देंगे, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बोल रही है कि हम धर्म के आधार पर देंगे। आप भी इसकी विचारधारा कहां गई? याद करिए ना, आपने भी इस तरह की घोषणाएं बहुत लल्लो चप्पो के साथ की थी कि हम भी मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। क्या हुआ? मुसलमानों को केवल कब्रिस्तान के लिए 4 दीवारी दी आपने कि मरने के बाद मुसलमान के लिए कब्रिस्तान की 4 दीवारी बना देंगे, जीते जी मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए। ये आपके अलाय पार्टनर है सर, ये आपके अलायंस में है। से पूछिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए आपने क्या किया? हमने तो आज मुसलमानों के लिए चाहे आवास योजना हो। सवाल आपसे सीधा जवाब दीजिए ना, क्या आप दोनों दलों को जो आपके साथ है, अब तो भाईचारा है, परिवार है आपका, आप दोनों दलों को समझाएंगे क्या? भारतीय, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं आशा जी, अगर सारी बातें समान हो जाती तो अलग अलग राजनीतिक दल ही क्यों होते? जनता दल यूनाइटेड की अपनी प्राथमिकताएं होंगी, एनसीपी अजीत पवार गुट की अपनी प्राथमिकताएं होंगी, तभी तो अपने एक अलग राजनीतिक दल है टीडीपी की अपनी प्राथमिकताएं। कॉमन मिनिमम एजेंडे पे नहीं चल रहे हैं, आपका अपना एक एजेंडा है, आप उस पर चलेंगे। आपने देश को यही सपना दिखाया है राकेश जी, आपने कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा सामने रखा है? नहीं रखा ना, या आप बनाएंगे बैठकर? देखिए, कॉमन मिनिमम एजेंडा सबके सामने है, हम देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तीसरी बड़ी अर्थशक्ति बनाना चाहते हैं। आप वापस ले लेंगे अग्निवीर योजना अगर जेडीयू कहेगी तो? ये आपका सवाल फिर से दोहराएं। अग्निवीर योजना वापस ले लेंगे अगर जेडीयू कहेगी तो? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि ये अग्निवीर योजना को लेकर के भी विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, अग्निवीर योजना कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नहीं रखी गई थी। अग्निवीर योजना सेना के भीतर से ही इंट्रोड्यूस की गई थी, सेना ने इसका मसौदा तैयार करने का काम किया था। बावजूद इसके, अगर इसके सामाजिक प्रभाव युवाओं पर कोई नकारात्मक असर डाल रहे होंगे तो इनके प्रभाव का आकलन जरूर होगा। ठीक है, ये बढ़िया बात आपने कही, ठीक है, युवाओं को सुनना भी चाहिए कि अगर आप आकलन करने को तैयार है तो ये बढ़िया है, क्योंकि अब जेडीयू और साथ ही साथ टीडीपी और सरकार में शामिल बाकी दलों का भी हो सकता है, राय इस पर डिफरेंट हो। ब्रजमोहन जी, आपका पॉइंट? वही साहब ने जो बोला, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का विघटन नहीं हुआ, ना टूट हुई है, और ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हमारी पार्टी में एक चुनाव के माध्यम से हमारे नए नेता के रूप में आदरणीय अजीत पवार साहब का चयन हुआ। जो लोग उससे सहमत नहीं थे, उस निर्वाचन से सहमत नहीं थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो अलग चले गए, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। हमारी पार्टी आज यथावत है, पार्टी में, पार्टी के रैंक एंड फाइल में किसी प्रकार का कोई भी ना तो असंतोष है और ना ही किसी प्रकार का कोई इसमें तोड़फोड़ हुई है जो कहा जाता है। दूसरी बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हम लोग जब एनडीए के साथ काम हम लोगों ने शुरू किया, तब ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी और कि हम लोग अपनी मूल विचारधारा से दूर नहीं जाएंगे। और ये जितने एनडीए पार्टनर हैं, जितने उनके साथ काम करने वाली हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबों को ये बात मालूम है, हम लोग अपने मूल विचारधारा से अलग नहीं हुए हैं, और ना ही कभी बीजेपी ने हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव डाला कि आप अपने मूल विचारधारा से दूर जाइए। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने भी कार्यक्रम किया है, और आज भी हम अल्पसंख्यकों की जरूरतों के लिए, अगर आपकी मांग को अनसुना किया जाता है, आपकी मांग नहीं मानी जाती है, भले संतुष्ट हो, जीतन राम मांझी अकेले एकमात्र हम के जो जीते हैं गया से, उनको भी कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी गई। आप कह रहे हैं कि आप इंतजार करने को तैयार हैं, तो ये अलग बात है, लेकिन क्या
परिवार एक हो सकता है आगे जाकर के, इसकी भी संभावनाएं? आप तो खुद कह रहे हैं कि परिवार एक है, कोई टूट नहीं हुई है, चाचा भतीजा मिल सकते हैं। मैंने ये कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की टूट नहीं हुई है। तो कहा जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में निर्वाचन के माध्यम से एक नया नेतृत्व आया, जो पुराने नेतृत्व उससे सहमत नहीं था, वो अलग हट गए वो लोग। सिंपली इतनी छोटी सी बात है। ये निर्वाचन थी या तोड़ थी संदीप सोनवलकर जी? ये टूट नहीं थी जी, बिल्कुल निर्वाचन या तोड़, वो कह रहे हैं ये तो निर्वाचन था। यदि निर्वाचन होता तो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ अजित पवार ऐसी मतलब अपनी ही बहन के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारते। और एक सवाल ब्रजमोहन जी से ये और है कि क्या छगन भुजबल लंबे समय तक टिके रहेंगे या जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान तो ये दिखा रहे हैं कि वो नया रास्ता तलाश रहे हैं। और ब्रजमोहन जी एक सलाह भी है, अपनी पार्टी को जरूर संभालिए, क्योंकि आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा एक तरीके से संकट या खींचतान होगी तो आपकी पार्टी में होगी। छगन भुजबल के तेवर तो कम से कम यही दिखाते हैं। अनम्यूट कीजिए ब्रजमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, पूरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चुनाव के लिए अभी से सक्रिय हो गए। ठीक है, विधानसभा का चुनाव से 4 महीने बाद होना है। आज से पिछले लोकसभा की चुनाव से ही आदरणीय छगन भुजबल साहब काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि उनका ओबीसी को लेकर उनका अपना खुद का दृष्टिकोण है, लेकिन उस दृष्टिकोण को कभी भी उन्होंने हमारी पार्टी की मूल विचारधारा पे हावी नहीं होने दिया है, और न ही उन्होंने इस बात से कभी असंतोष प्रकट किया है। मैं आपको फिर बता दूं, छगन भुजबल साहब पूरी तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मजबूत और बेहतर नेता हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोग के बीच डालना चाहती हूँ, ये कि क्योंकि मेरे साथ पैनल पे जितने गेस्ट मेरे बैठे हुए हैं ज्यादातर तो सत्ता पक्ष के ही हैं जो सरकार में शामिल है, ये 3 और 2 हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये 5 साल सरकार चलेगी नहीं चल पाएगी, नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होने वाली है, इस पर एक एक करके मैं चाहती हूं इस पर जल्दी जल्दी रिएक्शन दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम होगा। पहला, कितने दिन? फराज किदवई साहब, पहला आप ही से अब शुरुआत। देखिए आशा जी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि वाकई इस देश के बड़े नेता थे और स्टेट्समैन थे, जब वो अपनी 2 सरकारें 13 दिन और 13 महीने नहीं चला पाए, तो ये तो तानाशाह जी के हाथ में सरकार है। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है, मार्क माय वर्ड्स, आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, 13 महीना मैक्सिमम 13 महीना से ज्यादा ये सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नार्सिसिज्म में बिलीव करते हैं। वो जो है ना, वो एक कलेक्टिव लीडरशिप में या एक कलेक्टिव विचारधारा में नहीं बिलीव करते। संदीप सोनवलकर जी 13 महीने कह रहे हैं, फराज किदवई साहब। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे लगता गठबंधन की सरकार चलेगी। हाँ, यह जरूर है कि खींचतान बहुत रहेगी और इस खींचतान का असर निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। जहां जहां विधानसभा चुनाव होते जाएंगे उसका असर सरकार पे होता जाएगा। पहला चुनाव महाराष्ट्र का है, उसके बाद फिर बिहार का चुनाव आएगा, उसके हिसाब से गठबंधन और सहयोगी भी बदल सकते हैं। ठीक है अभिषेक जी, ये सवाल मैं यहाँ पर बदलना चाहती हूँ, कितने दिन नीतीश जी चलने देंगे? अनम्यूट कीजिए। कंडीशनल सपोर्ट है जी, ठीक है, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए जी। जी हाँ, मैंने कहा कि सवाल ही गलत है। जब नीतीश जी ने दस्तखत कर दिए, कह दिया कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, वो वार्मथ आपको एनडीए के पूरे कुनबे में दिखती है, तो इस बात की कामना, इस बात की इच्छा हमारे विपक्ष के साथी कर सकते हैं कि मुंह खोलकर खड़े रहें कि कब अंगूर गिरेगा और शायद उनके मुंह में गिर जाए, मिठास आ जाए। ये खटासी उनके जीवन में रहेगी क्योंकि इनका सत्ता विलास है जो चल रहा है। शुरू में इन्होंने कहा कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बन गई सरकार। ठीक है ब्रजमोहन जी। आशा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतने प्रैग्मेटिक पर्सनैलिटी हैं कि वो उस हर बिंदु के ऊपर काम करना चाहते हैं जो देश के लिए जरूरी है, और चूंकि उनके दृष्टिकोण को देश ने बेहतर तरीके से स्वीकार किया है, तो ये सरकार ये 5 साल भी चलेगी। ठीक है, और इस राकेश जी, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना। राकेश जी, आखिरी सवाल, रिपोर्ट कार्ड सहयोगी मंत्रियों का भी मांगेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका? निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद सामूहिकता के साथ चलता है और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो निश्चित पर जो भी सब साथ में है सबका रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा और सामूहिकता के साथ इस सरकार को लेकर के चलेंगे। आप तो कहते ही 5 साल चलेगी, इसलिए मैंने सीधा सवाल नहीं पूछा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और ये डगमगाती है या फिर मजबूती के साथ निकल पड़ती है ये सवारी।